तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोबरा पोस्ट चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो देश के सबसे बड़े तांत्रिक का किस्सा है, जिसके कुछ अनसुने पहलू आपने न कभी सुने होंगे, न देखे होंगे, न पढ़े होंगे। आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वो सबसे बड़ा तांत्रिक कौन था? उसका नाम था चंद्रा स्वामी। कुछ याद आया? हल्का हल्का धुंधली धुंधली यादों में याद होगा, क्योंकि जो मेरी उम्र के लोग हैं वो उस समय बच्चे हुआ करते थे जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, चंद्रा स्वामी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, साथ में जो नए लोग हैं कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप देखते ज़रूर हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पे आते हैं दोबारा से। ये साल 1975 का समय होता है। ब्रिटेन में भारतीय दूतावास में उस समय नटवर सिंह एज ए डेप्यूटी हाई कमिश्नर तैनात होते हैं और उन्हें एक कॉल आती है कि इंडिया से आपसे मिलने कोई साधु आ रहे हैं, कोई इंसान आ रहे हैं। तो नटवर सिंह उस इंसान से मिलते हैं, एयरपोर्ट पे उसे लेने के लिए जाते हैं। नटवर सिंह ने उस इंसान के बारे में बहुत सुना था, चंद्रा स्वामी के बारे में, मगर उनसे मिले नहीं थे कभी। तो उस दिन जब वो एयरपोर्ट पर उससे मिलते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं। 6 फुट 2 हाइट का इंसान, पूरा पीला वस्त्र पहने हुए, गले में स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला और माथे पर त्रिपुंड और तिलक धारण किए हुए और हाथ में एक डंडा लिए हुए चंद्रा स्वामी से उनकी मुलाकात होती है। और चंद्रा स्वामी से मिलने के बाद, चंद्रा स्वामी का हालचाल पूछने के बाद पूछते हैं कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो चंद्रा स्वामी कहते हैं कि मुझे मार्गरेट थ्रेचर से मिलना है, मार्गरेट थ्रेचर से मेरी मुलाकात करवाओ। तो नटवर सिंह कहते हैं कि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। मार्गरेट थ्रेचर, मैं बता दूं दोस्तों आपको, उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर होती हैं और ओपोजिशन की, वहाँ की सरकार की ओपोजिशन की सबसे बड़ी लीडर होती हैं। तो नटवर सिंह कहते हैं उनसे मिलना इतना आसान नहीं है कि आप बोलो और वो मिलने आपसे आ जाएं। तो फिर भी चंद्रा स्वामी बोलते हैं कि आप कोशिश करो। और नटवर सिंह जो है अपनी सोर्स लगाते हैं और उनसे उनकी मुलाकात फिक्स करवा देते हैं। तो मुलाकात शाम को होती है दोस्तों, और मार्गरेट थ्रेचर बोलती है कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है, इससे ज़्यादा समय मैं नहीं दे पाऊंगी। और मुलाकात जब होती है तो एक तरफ थ्रेचर बैठ जाती हैं, एक तरफ नटवर सिंह और एक तरफ चंद्रा स्वामी बैठते हैं। मगर चंद्रा स्वामी को इंग्लिश नहीं आती थी, तो नटवर सिंह को वो बोलते हैं कि आप मेरे ट्रांसलेटर बन जाएं, जो भी बात मैं बोलूँ आप वो मैडम को समझा दें। और नटवर सिंह वैसा ही करते हैं। तब चंद्रा स्वामी नटवर सिंह से 2 पेपर और एक पेंसिल मंगाते हैं और वो एक पेपर पे कुछ बॉक्स ड्रा कर देते हैं, कुछ लाइनें ड्रा कर देते हैं और दूसरे पेपर के 5 टुकड़े करके थ्रेचर मैडम को दे देते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल हैं आप इस पर लिख दें और मुझे दे दें। तो मार्गरेट थ्रेचर भी एकदम परेशान हो जाती हैं कि ये क्या करवा रहा है मुझसे। खैर छोड़ो, 10 मिनट का ही समय है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने 5 सवाल लिख कर नटवर सिंह को पकड़ा देती है और नटवर सिंह चंद्रा स्वामी को दे देते हैं। अब चंद्रा स्वामी उन 5 पेपर के टुकड़ों को अलग अलग बॉक्स पर रख देते हैं और एक ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं और 2 मिनट बाद उस ध्यान की मुद्रा से उठते हैं और नटवर सिंह से बोलते हैं कि मैडम ने जो पहला सवाल लिखा है उसे अपने दिमाग में सोचने के लिए कहो। तो नटवर सिंह भी वैसा ही करते हैं और तभी चंद्रा स्वामी बता देते हैं कि मैडम को बता दो कि मैडम ने जो पहला सवाल लिखा है और जो अभी वो दिमाग में सोच रही हैं वो सवाल ये है। तो नटवर सिंह वैसा ही करते हैं, पूछते हैं कि मैडम क्या आप अपने दिमाग में ये सवाल सोच रही थी? तभी जो मार्गरेट थ्रेचर है वो एकदम से शक पका जाती है और चौकन्नी हो जाती है कि कोई इंसान कैसे किसी का दिमाग पढ़ सकता है। फिर धीरे धीरे दूसरा सवाल, फिर तीसरा सवाल, फिर चौथा सवाल, 4 सवालों का जवाब दे देते हैं जो उस पर्ची में लिखे होते हैं और जो मार्गरेट थ्रेचर अपने दिमाग में सोच रही होती है। उसके बाद चंद्रा स्वामी नटवर सिंह को बोलते हैं कि मैडम को बोल दो कि अब 5वें सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है और सूर्यास्त के बाद मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता हूं। तो नटवर सिंह वैसा ही करते हैं, मैडम को सारी बात बता देते हैं। तो अब उधर से मार्गरेट थ्रेचर इंटरेस्ट लेते हुए पूछती है कि अब ये मेरे सवालों का जवाब कब देंगी? तो नटवर सिंह भी हैरान कि पहले तो जो सिर्फ 10 मिनट का समय दे रही थी उसे आधा घंटे की इस मीटिंग हो चुकी है चलते हुए और अब वो दोबारा से मिलने की कोशिश कर रही हैं, मिलने की इच्छा जाहिर कर रही हैं और पूछ रही हैं कि मेरे सवालों का जवाब कब देंगे। तब चंद्रा स्वामी बोलता है कि मैडम को बोल दो कि मंगलवार के दिन दोपहर 2:30 बजे तुम्हारे घर पर हम मिलेंगे और मैडम को ये भी बोल दो कि वो लाल वस्त्र पहन कर आएँ, तब मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा और ये ताबीज़ दो, इस ताबीज़ को अपने सीधे हाथ पर बांध कर आएंगी।
अब नटवर सिंह कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा, आपकी बातें नहीं मानेंगी है और साथ में मुझे भी आप फंसवा दोगे। तब चंद्रास्वामी कहता है कि आप मेरी बात मानो, ये मैडम को बोल दो, ये ज़रूर आएंगी, डेफिनेट, मैं 100% वादा करता हूँ ये आएंगी। और नटवर सिंह वैसा ही करते हैं। तो मैडम मार्गरेट थ्रेचर डन करती है कि हाँ, मैं 2:30 बजे इनसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। और दोस्तों होता भी वैसा ही है। दोपहर 2:30 बजे मंगलवार के दिन मार्गरेट थ्रेचर अपने 2 असिस्टेंट के साथ नटवर सिंह के घर पर पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद नटवर सिंह उन्हें देखते हैं तो उन्होंने रेड कलर के वस्त्र पहने होते हैं और वो ताबीज़ जो दिया था वो हाथ पर बंधा होता है। तो नटवर सिंह भी हैरान कि इतनी ताकत किसी इंसान में कैसे हो सकती है, कोई किसी को कैसे इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है। और आकर बैठती हैं और अपने सवाल पूछना शुरू करती हैं। तब 2 मिनट का फिर से ध्यान करते हैं चंद्रास्वामी, और 2 मिनट का ध्यान करने के बाद वो कहते हैं कि आपके जो भी सवाल आपके मन में है वो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो भिड़ते ही पहला सवाल मैडम पूछती हैं कि कहती है कि मैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कब बनूंगी। तब चंद्रास्वामी पेज पर कुछ कैलकुलेशन करके जवाब देते हैं कि आप 3.5 से 4 साल के अंदर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनेंगी और 9, 11 या 13 साल के लिए आप प्रधानमंत्री बनेंगी। और दोस्तों होता भी वैसा ही है। साल 1979 में प्रधानमंत्री बनती हैं मार्गरेट थ्रेचर ब्रिटेन की, और 1990 तक वो 11 साल तक प्रधानमंत्री रहती हैं। और इस दौरान वो अपना गुरु चंद्रास्वामी को बनाती हैं। तो ये तो एक किस्सा है दोस्तों अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये चंद्रास्वामी कौन था। तो बताते हैं। चंद्रास्वामी का जन्म 1948 यानी कि आज़ादी के 1 साल बाद बहरोड में हुआ था। बहरोड जो दिल्ली और जयपुर के रास्ते में बीच में पड़ता है। बहरोड में 1948 में उनका जन्म होता है। उनके पिताजी का नाम धर्मचंद जैन होता है और उनका नाम बचपन में नेमीचंद जैन रखा जाता है। मगर नेमीचंद जैन की पढ़ाई में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं होती है। उसकी माँ मंदिर वगैरह में बहुत जाती है, तो जिसकी वजह से उसका झुकाव भी भगवान की तरफ हो जाता है और वो पढ़ाई वढ़ाई इतनी कुछ करते नहीं हैं और सीधा वो तांत्रिकों की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं और तांत्रिकों से उनका लिंक हो जाता है और वो घर छोड़कर चले जाते हैं। तो कुछ समय बनारस में बिताने के बाद, कुछ समय इलाहाबाद में बिताने के बाद, ऐसे ही कैलाश में पहाड़ों में इधर उधर बिताने के बाद वो फिर से घर लौटते हैं। और घर लौटने के बाद वो कुछ समय बाद हैदराबाद चले जाते हैं और वहाँ किसी मीटिंग में उनकी मुलाकात पीवी नरसिम्हा राव से होती है। पीवी नरसिम्हा राव उस समय वहाँ के सीएम होते हैं। 71 से 73 के बीच की बात होती है। तो वहाँ के सीएम होते हैं आंध्र प्रदेश के, और वो उसकी बातों से इतना इन्फ्लुएंस होते हैं, इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव चंद्रास्वामी से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा देते हैं। और बताया ये भी जाता है कि कुछ समय के लिए कांग्रेस का यूथ विंग का प्रेसिडेंट चंद्रास्वामी को बनाया जाता है और उनकी सरकार पीवी नरसिम्हा राव की चलती रहती है, बड़े आराम से चल रही होती है। और कुछ समय बाद पीवी नरसिम्हा राव को सेंटर की जिम्मेदारी दे दी जाती है और पीवी नरसिम्हा राव दिल्ली आ जाते हैं और उन्हीं के साथ दिल्ली का रुख करते हैं चंद्रास्वामी। चंद्रास्वामी भी दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद वो एक बिहार के एमपी के जो मकान मिला होता है, जो रेजिडेंस होता है, उसमें एक सर्वेंट क्वार्टर होता है। उस सर्वेंट क्वार्टर में वो और एक और इंसान उस सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगते हैं। वो जो दूसरा इंसान उसके साथ रहता है वो आगे चलकर पीवी नरसिम्हा राव का पर्सनल सेक्रेटरी बनता है जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो दिल्ली पहुंचने के बाद वो भी नेताओं के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सत्ता आखिर चीज़ क्या है। और धीरे धीरे वो सभी नेताओं का कुंडली देखकर, उनका हाथ देखकर उनका भविष्य बताना शुरू कर देते हैं और सभी लोग उनसे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि वो बिल्कुल सटीक जानकारी देते थे। कोई जो भी उससे कोई सवाल पूछता था उसका बिल्कुल सटीक वो जवाब देते थे। उनके भविष्य के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी दिया करते थे। और चंद्रास्वामी की एक खास बात यह थी कि वो केवल एक पार्टी को अपना दोस्त नहीं बनाते थे, एक पार्टी के नेताओं का भविष्य नहीं बताते थे, वो बल्कि सभी पार्टी के नेताओं का भविष्य बताते थे। तो इसीलिए जनसंघ, कांग्रेस, बीजेपी, जितने भी लीडर हैं वो सब उसको अपना गुरु मानना शुरू कर देते हैं और उनसे अपना भविष्य दिखाते हैं। और ऐसे ही समय बीतना शुरू हो जाता है और चंद्रास्वामी के अच्छे दिन आते हैं दोस्तों सन 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं और 91 से 96 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहते हैं।
बताया ये जाता है दोस्तों कि जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे तो 7 रेसकोर्स रोड पर जो प्रधानमंत्री आवास था उसके दरवाजे हमेशा चंद्रास्वामी के लिए खुले रहते थे। उन्हें कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, उनकी डायरेक्ट एंट्री होती थी। वो जब चाहे तब प्रधानमंत्री से मिल सकते थे। तो 92 में जब वर्ल्ड वाइड आर्थिक मंदी आती है तो देश में भी, अपने देश में भी विदेशी मुद्रा का भंडार धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तब चंद्रास्वामी से पीवी नरसिम्हा राव डिस्कस करते हैं कि देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार ख़त्म हो रहा है तो इसके लिए क्या किया जाए। तब चंद्रास्वामी उन्हें बताते हैं कि ब्रुनेई के सुल्तान, ब्रुनेई कंट्री के जो किंग हैं, उनसे मेरी बात हो गई है। आपको जितना भी पैसा चाहिए, जितनी भी विदेशी मुद्रा चाहिए, आप वहाँ से ला सकते हैं। तो ये बात कैबिनेट के सामने डिस्कस की जाती है और एक प्लान तैयार किया जाता है कि वहाँ से पैसे लेके आए जाएंगे। मगर कैबिनेट इस चीज़ को नकार देता है कि ये कोई दो दोस्तों की कोई ऐसी बातचीत नहीं है या दो मित्रों की कोई ऐसी बातचीत नहीं है कि बात करिए और वहाँ से पैसा आ जाएगा और हम ले लेंगे उसे। ये 2 देशों की बातचीत है। हम इस तरीके से प्लेन लेकर नहीं जा सकते हैं, इससे हमारी बेइज्जती हो सकती है, हमारी कंट्री की तौहीन हो सकती है। तो इसको बड़ी मुश्किल से इस डील को कैंसिल किया जाता है। तब चंद्रास्वामी की हैसियत का और लोगों को भी पता चलता है। तो चंद्रास्वामी जो होता है उसके जो फ़ैन फॉलोइंग होते हैं, उसे जो गुरु मानने वाले होते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं दोस्तों, देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी, जिनमें प्रमुख तौर से पीवी नरसिम्हा राव, राजेश खन्ना, देवानंद, आशा पारेख, हॉलीवुड अभिनेत्री और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, उनकी पत्नी नैन्सी रीगन, वो भी उन्हें अपना गुरु मानती थी। आर्म्स डील के जो सबसे खौफनाक कुख्यात इंसान थे अदनान खशोगी, वो भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। बहरीन के सुल्तान भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। सुब्रमण्यम स्वामी भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। तो ऐसी बहुत सी लंबी लिस्ट होती है दोस्तों जो उन्हें अपना गुरु मानती थी। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है दोस्तों कि जब उनकी माता की डेथ होती है सन 1994 में, तो 45,000 लोगों का जमावड़ा बहरोड में लगता है। और आपको यकीन नहीं होगा, उसमें देश विदेश, कांग्रेस के लीडर, बीजेपी के लीडर, जनसंघ के लीडर, सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और पूरी दुनिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि एक बाबा, एक तांत्रिक, एक ज्योतिष के माता के स्वर्गवास होने पर इतने लोग एक साथ, इतनी हस्तियाँ एक साथ कैसे जमा हो सकती हैं। इस बात से आपको उनकी ताकत का अंदाज़ा लग गया होगा कि वो कितने ताकतवर उस समय रहे होंगे। अच्छा, एक ख़ास बात ये थी दोस्तों कि जब भी उनसे कोई मिलने जाता था, कोई बड़ी हस्ती मिलने जाती थी, तो वो उन्हें एक पेड़ा देते थे और वो पेड़ा खाने के लिए बोलते थे। और साथ में दोस्तों उनमें ऐसा जादू था, अगर आप उनकी आंखों में देखकर 2 मिनट बात कर लोगे तो आप अपने सवाल सब कुछ भूल जाएंगे और आप उस इंसान के दीवाने हो जाओगे। ऐसी उसमें पावर थी दोस्तों। मगर एक इंसान का कहना था कि चंद्रास्वामी ज्योतिष विद्या वगैरह कुछ नहीं जानता था। वो जब भी किसी इंसान से मिलता था तो उसकी कुंडली ले लेता था। और कनॉट प्लेस में उस समय एक अखबार छपता था, द हिंदुस्तान पत्रिका। उसके एक एडिटर थे जो ज्योतिष का एक कॉलम लिखा करते थे। वो बड़े फेमस एडिटर थे ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष विद्या में। उनका नाम था हरिचंद गुप्त। उनके पास वो ले जाकर सारी पत्रिकाएं, जन्म कुंडलियां दिखाते थे और नोट पर कर लेते थे कागज़ पर कि इस कुंडली के हिसाब से इसके साथ क्या क्या होने वाला है। और वही जाकर आगे फिर उस व्यक्ति को जिसकी वो कुंडली होती थी उसे बता दिया करते थे। तो एक इंसान ने इस चीज़ का भी खुलासा किया था। अब दोस्तों जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे ज़रूर आती है। जब स्वर्णिम दौर चल रहा था चंद्रास्वामी का, तो एक इंसान इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहा था, नोट कर रहा था, परख रहा था। उस इंसान का नाम होता है राजेश पायलट, जो सचिन पायलट के पिताजी भी हैं। वो उस समय कांग्रेस में स्टेट होम मिनिस्टर होते हैं और वो इन सब चीज़ों को बड़े गौर से देख रहे होते हैं कि कैसे कोई इंसान इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, जबकि उसे कुछ पता है या नहीं पता है ये तो बाद की बात है, मगर वो कैसे हर चीज़ में घुसे जा रहा है। तो वो इस चीज़ से बड़ा परेशान होते हैं कि ये आखिर इंसान कर क्या रहा है। फिर धीरे धीरे गलत कामों में चंद्रास्वामी का नाम जुड़ता जाता है। जैसे आर्म्स डीलर
अदनान खशोगी के साथ भी उसका नाम जुड़ता है। राजीव गांधी के हत्याकांड में भी चंद्रास्वामी का नाम आता है और ऐसे बहुत से किस्से थे जिनमें चंद्रास्वामी का नाम जुड़ता है। और इसके साथ ही एक गुजरात के व्यापारी 1 लाख पाउंड का उन पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि मेरे साथ इन्होंने 1 लाख पाउंड का फ्रॉड किया है। तब जाकर उस पर केस किया जाता है चंद्रास्वामी पर राजेश पायलट द्वारा और उसे उठा लिया जाता है और उन्हें चेन्नई से उठाया जाता है। चेन्नई के एक होटल में उस समय वह होते हैं और वहीं से उन्हें अरेस्ट किया जाता है। मीडिया को पहले ही खबर दे दी जाती है कि आज एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी होने वाली है, तो आप कृपया वहाँ पहुँच जाएं। तो वहीं से उन्हें होटल से ही अरेस्ट किया जाता है और उन्हें बचाने के लिए, उनसे बात करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी वहाँ पहुँचते हैं, मगर उन्हें उनसे नहीं मिलने दिया जाता है और उन्हें उठाकर सीधा दिल्ली तिहाड़ जेल में लाया जाता है। वहाँ उन पर फिर बहुत से केस चलाए जाते हैं और उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है। ये बात होती है दोस्तों 2 मई 1996 को। तो तिहाड़ में कुछ समय बिताने के बाद, कुछ वर्ष बिताने के बाद उन्हें जेल से बेल मिल जाती है और वो साउथ दिल्ली में अपना एक आश्रम बनाकर रहने लगते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे वो लोगों से मिलना बंद कर देते हैं और लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। इक्का दुक्का कोई, जहाँ पहले लोग उनसे कतार लगी रहती थी, उनसे मिलने के लिए, समय लेने के लिए मिन्नतें करते रहते थे और वो फिर भी नहीं मिलते थे। फिर उनके आश्रम में इक्का दुक्का आदमी ही कोई देखने को मिलता था। और 23 मई सन 2017 को अपोलो हॉस्पिटल में वो अपनी अंतिम सांस लेते हैं और इस तरीके से एक तांत्रिक, जो देश का सबसे बड़ा, देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक था, उसका अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना लिखकर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।